नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गुरुदत्त जी की कहानी बेकार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बेकार। बरखुरदार, आजकल क्या काम करते हो? चाचा जी, केंद्रीय कृषि विभाग में नौकर हो गया हूँ। क्या वेतन मिल जाता है? महंगाई भत्ता इत्यादि डालकर 450 मिल जाता है। बहुत कम है चाचा जी, अभी नौकर हुए भी तो 6 माह से ही हुए हैं, तो तरक्की होने की आशा है। लड़के ने उत्तर देने के स्थान पर मुस्कुरा दिया। प्रश्न पूछने वाला लड़के का पड़ोसी लाला रामशरण था। वह स्वयं तो दरीबे में दुकान करता था। उसकी लड़की हायर सेकेंडरी पास कर टाइपिंग सीख भागीरथ पैलेस में नौकरी करने लगी थी और पिता को उसके विवाह की चिंता लगने लगी थी। लड़के का नाम राधा रमण था। एक विधवा माँ का पुत्र पिता की संपत्ति की आय से निर्वाह करता हुआ बीए पास कर नौकरी ढूंढ रहा था। रामशरण के पूछने पर कि तरक्की होने की आशा है, लड़के के मुस्कुराने ने रामशरण के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया था। राधा रमण प्रायः समाचार पत्रों में वांटेड के स्तंभ पढ़ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाया करता था और आज भी वह वहां ही जा रहा था। उसे रामशरण की पूछताछ केवल पड़ोसी होने के नाते ही समझ आई थी, अतः वह उसको विस्मरण कर अपने नित्य के काम पर चल दिया था। इसके 2 दिन पीछे की बात है कि राधा रमण मध्याह्नोत्तर 5 बजे घर आया तो रामशरण की पत्नी सुमन उसकी माता से घुल मिलकर बातें करती दिखाई दी। यह तो पहले भी कई बार हुआ करता था। जब राधा रमण आया तो सुमन ने मुस्कुराकर राधा रमण की ओर देखा। राधा रमण ने हाथ जोड़कर कहा, मौसी नमस्ते। जीते रहो बेटा, सुमन ने आशीर्वाद दिया। माँ ने पुत्र को आया देखा तो समीप बैठी सुमन को कुछ कहा और उसे विदा कर दिया। जब पड़ोसन चली गई तो माँ लड़के के लिए चाय बनाने रसोई घर में चली गई। राधा रमण ने बाजार के कपड़े बदले और धोती कुर्ता पहन अपने कमरे में जा एक उपन्यास पढ़ने लगा। माँ ट्रे में चाय बनाकर लाई तो पुत्र के सामने रख उसके समीप ही कुर्सी पर बैठ गई। माँ ने अपने लिए और पुत्र के लिए चाय बनाई। जब दोनों चाय पीने लगे तो माँ ने कहा, रमण, तुम मेरे सामने भी झूठ बोलने लगे हो? नहीं माँ, मैंने तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। कभी भूल से कोई बात मुख से निकल गई हो तो बताओ, क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारी नौकरी लग गई है क्या? नहीं तो माँ, नौकरी लग जाती तो सबसे पहले लड्डू तुम्हें ही खिलाता। बहन सुमन बता रही थी कि तुम सरकारी दफ्तर में 450 रुपया महीना पाते हो। राधा रमण की हंसी निकल गई। फिर गंभीर हो बोला, माँ, 450 की नौकरी तो मेरी बचपन से ही लगी हुई है। बंगाली मार्केट वाले क्वार्टर का किराया इतना तो आता है, तो यह नौकरी है? हाँ माँ, 2 दिन हुए चाचा रामशरण पूछने लगे तो मैंने यही बताया था कि 450 वेतन मिल जाता है। पर बिमला की माँ तो अपनी लड़की की सगाई की बात करने आई थी। वह कह रही थी कि बिमला 300 वेतन पाती है, दोनों का मिलकर अच्छी प्रकार निर्वाह हो जाएगा। मैं समझ नहीं सकी थी कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। इस पर भी मैंने तुम्हारी नौकरी की बात को गलत तो नहीं कहा। मेरे चुप रहने पर वह बिमला के विषय में बताने लगी थी। राधा रमण ने चाय की एक चुस्की लगाकर कहा, माँ, वेतन तो मैं पाता ही हूं। यह वेतन पिताजी ने लगाया हुआ है। हाँ, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो उतनी मेरी उन्नति हो जाएगी। इस उन्नति के लिए ही यत्न कर रहा हूं। तो सगाई मान जाऊं? हाँ माँ, विवाह होते ही मेरी 300 रुपया उन्नति हो जाएगी। माँ को यह धोखाधड़ी पसंद नहीं आई, परंतु घर में बहू, 300 रुपया महीना और साथ दित्त दाज का प्रलोभन, यह सब विचार कर वह दुविधा में फंस गई। इसी परेशानी में वह चाय पीना भूल गई और पुत्र का मुख देखने लगी। राधा रमण ने कहा, माँ, मान जाओ, मैं यत्न तो कर ही रहा हूं। आखिर तो नौकरी मिलेगी ही।
कब तक किस्मत की बेरुखी बनी रहेगी? क्या जाने विमला के भाग्य से ही किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए। माँ ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि उसका पुत्र कहाँ नौकर है और कितना वेतन पाता है। यह तो रामशरण और उसकी पत्नी सुमन ही जाति बिरादरी में कह रहे थे कि लड़का भारत सरकार के कृषि कार्यालय में नौकरी करता है और राधा रमन की मां लड़के का विवाह बहुत धूमधाम से करने वाली है। जब राधा रमन छोटा था तब मकान का भाड़ा 150 रुपया था। उस 150 में से भी राधा रमन की मां 40-50 बचा लेती थी। जब मकानों के भाड़े बढ़ने लगे तो राधा रमन के भी पर निकलने लगे और घर का व्यय भी बढ़ने लगा। अब मकान से आय 450 रुपये होती थी और सब व्यय हो जाता था। एक बात वह हुई कि मकान में रहने वाले किराएदार का दिल्ली से बाहर तबादला हो गया और उसने मकान मालिक राधा रमन को कह दिया कि वह महीने की 30 तारीख को मकान खाली कर देगा। राधा रमन ने हिंदुस्तान टाइम्स के टू लेट के स्तंभ में मकान खाली का विज्ञापन दे दिया। उसने अपना पता देने के स्थान पर एक नंबर ही दिया। अब जो मकान किराए पर लेने आता तो वह उससे 5,000 पगड़ी मांगता। मकान का एक जरूरतमंद मिल गया। 5,000 पगड़ी आई तो राधा रमन ने विवाह की तिथि निश्चित कर ली। दोनों ओर तैयारी होने लगी, परंतु काठ की हंडिया आग पर रखने से जलने लगी। राधा रमन द्वारा बोला झूठ प्रकट होने लगा। विवाह के एक दिन पूर्व रामशरण को पता चला कि राधा रमन तो अभी तक बेकार है। वह भागा भागा राधा रमन के पास पहुंचा और पूछने लगा, बेटा रमन, कृषि विभाग का एक आदमी बताता था कि तुम वहां नौकरी नहीं करते। राधा रमन ने बहस में पड़ने के स्थान पर यह कह दिया, चाचा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस पहली तारीख को लड़की से पूछ लीजिएगा। मैं 450 रुपया उसके हाथ में रख दूंगा, तब तो विश्वास हो सकेगा। रामशरण मुख देखता रह गया। विवाह महीने की 25 तारीख को नियत था। इस कारण रामशरण परेशानी अनुभव कर रहा था। विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे। बारात के स्वागत और भोजन के लिए हलवाई, तंबू कनातों वाले तथा क्रॉकरी और खिलाने पिलाने वाले सब निश्चित हो चुके थे। रामशरण अनुभव कर रहा था कि वह इतनी दूर तक जा चुका है कि अब लौट नहीं सकता। इस कारण राधा रमन ने आश्वासन पा चुप कर रहा। उसने यह सूचना अपनी पत्नी को भी नहीं दी और विवाह की तैयारियां होती रहीं। विवाह हुआ, खूब खाना पीना हुआ और रामशरण ने अपनी इकलौती लड़की को दिल खोलकर दित्त दाज दिया। राधा रमन की मां तो लड़की को भली भांत जानती थी और उससे स्नेह करती थी। इस कारण उसने यही समझा कि एक पड़ोसी की लड़की घर में रहने के लिए आ गई है। अंतर पड़ा था राधा रमन को और विमला को। दोनों ने विवाहित जीवन हर्षोल्लास के साथ आरंभ किया था। विमला ने अपने काम से 15 दिन का अवकाश ले रखा था और उसमें से 5 दिन व्यतीत हो चुके थे। विवाह से पूर्व 5 दिन तक वह घर में ही रही थी। सुहाग रात हुई और वर वधू अगले दिन प्रातःकाल अत्यंत प्रसन्न वदन सोकर उठे तो विमला ने पति से पूछ लिया, कितने दिन की छुट्टी पर हैं आप? अभी तो छुट्टी ही है, 1 तारीख को वेतन लेने जाऊंगा, तब कुछ दिन की छुट्टी और मांग लूंगा। मैं चाहती थी कि 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूम आए। तो हनीमून ट्रिप की अभिलाषा है? मैं नहीं जानती कि वह क्या होता है। मुझे 1 वर्ष हो गया है नौकरी करते हुए। दिनानुदिन एक ही काम करते हुए चित्त ऊब गया है। तनिक जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, तब तो और छुट्टी के लिए घर से ही याचिका भेज देता हूँ। हाँ, यही कह रही हूँ। माँ से पूछना पड़ेगा, राधा रमन ने कहा। पूछने की क्या आवश्यकता है, उनको भी साथ लेते चलें। तो यह हनीमून नहीं होगा। हमारी गोल्डन नाइट तो हो गई है। मैं हनीमून की इच्छा नहीं कर रही। मैं तो आपकी माँ को साथ रखने में कल्याण मानती हूँ। तो तुम ही माता जी से कहो। विमला ने एक क्षण तक विचार किया और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तथा मसूरी की सैर का कार्यक्रम बना। पलंग से उठी और अपनी सास के पास चली गई। वह स्नान कर बैठक घर में एक कोने में बैठी हुई राम नाम की माला जप रही थी। परमात्मा का नाम लेते हुए वह विचार कर रही थी कि राधा रमन का झूठ प्रकट हुआ तो क्या होगा? क्या पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा और विवाह के 2-4 दिन उपरांत ही
तलाक की योजना बनने लगेगी। इस समय विमला माताजी के सामने आ बैठी। सास का ध्यान टूटा तो उसने आंख खोली और पूछने लगी, जग गई बेटी, बताओ रात कैसी बीती है, नींद आई अथवा नहीं? माँ जी, बहुत आनंद की रात व्यतीत हुई। आपके पुत्र का बहुत ही धन्यवाद, उन्होंने मुझे रात यह अंगूठी दी है। विमला ने अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी दिखा दी। माँ तो इस विषय में जानती थी, उसने ही अपनी अंगूठी तोड़वाकर विमला की उंगली की नाप की बनवा दी थी। अपने एक हार में से मणि उतरवाकर अंगूठी में लगवा दिया था। इस पर भी माँ ने अंगूठी ऐसे देखा जैसे कि मानो वह पहली बार देख रही हो। राधा रमन की माँ कुंती ने अंगूठी को और बहू के हाथ को चूम लिया और कहा, बैठो, जीवन भर ऐसी रातों का भोग मिलता रहे, यही अब बैठी परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। विमला ने अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, मेरा यह प्रस्ताव है कि मेरा मतलब है कि आप एक सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर घूमने चलें। मेरी क्या आवश्यकता है, तुम दोनों चले जाओ। नहीं माँ जी, मुझे अकेले उनके साथ जाते भय और संकोच होता है। मैं रमण से कह दूंगी, वह तुमसे बहुत प्रेम पूर्वक रहेगा। पर माँ जी, मेरी इच्छा है कि आप भी चलें। कुंती मानी तो उसी दिन कुंती, राधा रमन और विमला हरिद्वार के लिए बस स्टैंड को चल पड़े। वापस आते समय रेल से लौटना हुआ और विमला के नौकरी पर जाने से एक दिन पूर्व दंपति और कुंती प्रातःकाल मकान पर पहुंच गए। मध्याह्न के समय विमला के माता पिता लड़की और दामाद से मिलने आए। सुमन ने उलाहना देते हुए पूछ लिया, कहाँ चले गए थे तुम सब? हनीमून मनाने गए थे, विमला ने कहा। हमें बताकर भी नहीं गए, रामशरण ने कह दिया। तो विवाह के उपरांत भी आपसे पूछने की आवश्यकता थी? विमला ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया। मैं तो समझी थी कि अब मैं खुद मुख्तार हो गई हूं। रामशरण हंस पड़ा। इस समय उसे राधा रमन के वेतन की बात स्मरण आ गई। उसने पूछा, तुम्हारे घरवाले का वेतन तो अभी आया नहीं होगा? वह वेतन लेने कार्यालय गए हैं। तो वह कहीं नौकरी करता है? इस पर विमला की हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, विवाह से पहले वह अपनी माताजी की नौकरी करते थे, अब वह मेरी नौकरी करते हैं और तुमसे वेतन पाते हैं। क्या वेतन दे रही हो उसको? अभी दिया नहीं, मगर 300 रुपया तो देना ही पड़ेगा। कल अपनी फॉर्म में काम पर जाऊंगी और वहां से वेतन लेकर उनको दे दूंगी। तो यह ठीक है कि मां पुत्र दोनों ने हमें धोखा दिया है? रामशरण ने पूछा। धोखा कैसा? राधा रमन ने मुझे कहा था कि वह सरकारी कृषि विभाग में नौकरी करता है और 450 वेतन पाता है। तो यह उन्होंने आपको कहा था? हाँ, तो मैं पता करूंगी कि उनका इस बात से क्या मतलब था। पर पिताजी, मुझे तो विदित था कि वह नौकरी नहीं करते। इस पर भी उनको 450 रुपया महीना एक मकान का भाड़ा मिलता है। तो तुम्हें पता था कि वह बेकार है? हाँ पिताजी, तुम बताती तो विवाह नहीं होता। वह कैसे रुक सकता था? विवाह, जन्म और मरण तो भाग्य से होते हैं। जिस दिन सगाई हुई थी, मैं उसी दिन जानती थी कि मेरा भाग्य मुझे यहां खींच कर ला रहा है। तो निर्वाह कैसे होगा? हो जाएगा। बच्चे भी होंगे तो क्या करोगी? मां ने पूछ लिया। जब होंगे तब देख लेंगे। मैं तो यह समझी हूं कि जमाना बदल रहा है। कभी पुरुष घर से बाहर का काम करते थे और स्त्रियां घर का काम करती थीं। आजकल के पढ़े लिखे कहा करते हैं कि हिंदुस्तान में 50% जनता बेकार रहती है। उनका अभिप्राय था कि हिंदुस्तान की स्त्रियां बेकार हैं। अब मेरा अभिप्राय है कि स्त्रियों ने काम करना आरंभ कर दिया है और पुरुषों को नौकरी नहीं मिलती और वे बेकार रहने लगे हैं। इस कारण मैंने यह विचार किया है कि मैं घर से बाहर का काम करूंगी तो वह घर के भीतर का काम करेंगे। रामशरण हंस पड़ा और बोला, मतलब यह कि अब तुम्हारे बच्चों की टट्टी पेशाब वह साफ किया करेगा और उनको बच्चा गाड़ी में बिठा घुमाने वह ले जाया करेगा। क्या हर्ज है? इस समय राधा रमन आ गया। वह अपने सास ससुर को आया देख बैठा घर में उनके पास आ गया और हाथ जोड़ नमस्ते कर उनका सुख समाचार पूछने लगा। रामशरण ने उसके आते ही पूछ लिया, तो ले आए हो वेतन? हाँ पिताजी,
पहली तारीख के उपरांत आज ही कार्यालय में गया था और वेतन ले आया हूं। यह कहकर उसने जेब से 4 100-100 के नोट और 5 10-10 के नोट निकाल विमला के हाथ पर रख दिए। विमला मुस्कुरा रही थी। राधा रमन ने मुख गंभीर बनाया हुआ था। रामशरण ने कह दिया, तुम माँ पुत्र दोनों ठग हो। चाचा जी, माँ के विषय में नहीं जानता कि उसने क्या ठगी की है। जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैंने जो कहा था वह आपके सम्मुख यह रुपया विमला को देकर सिद्ध कर दिया है। पर तुम सरकारी नौकर हो क्या? हाँ चाचा जी, मैंने विमला को बता दिया है कि पहले किस सरकार की नौकरी करता था और अब किस सरकार की नौकरी करने लगा हूं। तो मैं विमला को कहूंगा कि अपना सब कुछ लेकर यह घर छोड़ दे। क्यों? विमला ने पूछ लिया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। राधा रमन उठ खड़ा हुआ और बैठक घर से निकलने लगा तो सुमन ने पूछ लिया, रमन बेटा कहाँ जा रहे हो? राधा रमन जाता जाता रुक गया और लौटकर अपनी सास के सामने खड़ा हो गया। रामशरण उसकी ओर माथे पर त्योरी चढ़ाए देख रहा था। रमन ने विमला की मां को जवाब दिया, मैं समझा था कि चाचा जी विमला से पूछकर ही मेरी नौकरी छुड़ा रहे हैं, इसलिए सेवा मुक्त हो जा रहा था। पर मैंने कुछ नहीं कहा, विमला ने कहा। तब ठीक है, मैं समझा था कि तुम जा रही हो और मैं फिर बेकार हो रहा हूं। विमला ने कहा, जी नहीं, आप बैठिए, हमारा समझौता हो चुका है। लड़की की बात सुनकर रामशरण उठ खड़ा हुआ। सुमन चाहती तो नहीं थी, परंतु अपने पति को उठा देख स्वयं भी उठ पड़ी और दोनों मकान से नीचे उतर गए। जब रामशरण और सुमन मकान से नीचे उतर गए तो राधा रमन की मां बैठक घर में आ गई। उसने आते ही कहा, बेटा मैं समझती हूं कि तुम्हें शीघ्र ही कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। मां, यत्न तो कर रहा हूं, मगर विमला कहती है कि मुझे नौकरी मिली तो उसकी नौकरी छूट जाएगी, तो यह ठीक ही होगा। रमन की मां ने कहा, नौकरी तो पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां तो रानी बन घूमा करती हैं। मां, देश में नौकरियों की संख्या तो सीमित ही है। जब से लड़कियां BA MA करके नौकरी करने लगे हैं तब से लड़के अधिक और अधिक बेकार होने लगे हैं। इसी कारण मैंने और विमला ने यह निश्चय किया है कि दोनों में से एक ही नौकरी करेगा, जिससे कि दूसरों के लिए स्थान रिक्त रहे। विमला, अब कुंती ने विमला को संबोधित करते हुए कहा, तुम अपनी माताजी को समझा दो, उनको नाराज होने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम नौकरी नहीं करती तो अवश्य रमन को कहीं ना कहीं नौकरी मिल चुकी होती। विमला हंस पड़ी और बोली, मैं आज सायंकाल जाकर उनको यह समझाऊंगी। रामशरण और सुमन में घर जाकर झगड़ा होने लगा। रामशरण ने अपनी पत्नी को कहा, तुमने लड़की को इतनी अक्ल भी नहीं सिखाई कि उन धूर्तों को खरी खरी सुना सकती। सुमन ने कुछ विचार कर कहा, जहां तक मुझे स्मरण है रमन की मां ने कभी मुंह से नहीं कहा कि उसका लड़का नौकरी करता है। वह स्वयं इस धोखाधड़ी से तटस्थ ही रही हैं। परंतु राधा रमन ने तो मुझे कहा था कि वह नौकर है। हाँ, आपने बताया था, परंतु यह तो हमें उस समय जांच करनी चाहिए थी। अब यह मामला पति पत्नी के बीच का हो गया है, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लड़की पति के मोह में फंस गई प्रतीत होती है। यह तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए। मैं भी तो आपके मोह में फंसी हुई पिछले 22 वर्षों से आपके पास पड़ी हूं। इसे मैं बुरी बात नहीं समझती। मैं तो यह समझी हूं कि विवाह और नौकरी का संबंध नहीं है। जब मेरा आपसे विवाह हुआ था तो आप नौकरी कहाँ करते थे? नौकरी? मैं तो पिताजी के साथ दुकान पर बैठता था। यही तो विमला ने बताया कि विवाह से पहले रमन माँ के साथ घर पर रहता था और अब वह विमला के साथ घर पर रहता है। आप दुकान की नौकरी करते थे और वह घर की नौकरी करता है। विवाह आपका भी हुआ था और उसका भी हो गया है। इस घटना को 6 मास व्यतीत हो चुके थे। रामशरण और सुमन लड़की तथा दामाद से मिलने नहीं गए। एक दिन प्रातःकाल विमला माँ से मिलने आई। रामशरण दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। माँ लड़की के बढ़ रहे पेट से समझ गई कि वह गर्भवती है। माँ ने लड़की को बिठाया और कहा, तुमको हमारी याद आई, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। पर तुम भी तो कभी मिलने नहीं आई माँ।
आज मैं आपको एक समाचार सुनाने आई हूँ। हाँ तो बताओ, माँ ने पूछ लिया। माँ, अब मैंने और आपके दामाद ने अदला बदली कर ली है। क्या अदला बदली कर ली है? समीप खड़े रामशरण ने पूछ लिया। पिताजी, यही कि अब आज से वह घर से बाहर का काम करेंगे और मैं घर के भीतर का काम करूंगी। तो वह अब नौकरी करेगा? जी, यही तो कह रही हूं। उनको ओखला में एक फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में नौकरी मिल गई है और मैंने अपने काम से त्याग पत्र दे दिया है। आज काम से अवकाश पाया तो पहला काम यही किया है कि आप लोगों से मिलने चली आई हूं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।